नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध त्योहार ओणम निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? विकल्प हैं ए चिंगम, बी कन्नी, सी मकरम अथवा डी इडवम। ये सभी मलयाली कैलेंडर के महीने हैं। आपको इसमें से सही विकल्प चुनना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये चिंगम महीने में मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। ओणम का 10 दिवसीय त्यौहार केरल में 30 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया गया, यानी आज इसका अंतिम दिन था। ओणम खासकर मलयाली लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। ये मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में मनाया जाता है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगस्त सितंबर के बीच पड़ता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, दुनिया भर में हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। दूसरा, साल 2022 की थीम ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। दुनिया भर में हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। पहली बार साक्षरता दिवस 1966 में मनाया गया था। तब से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। हर साल साक्षरता दिवस की एक निर्धारित थीम होती है। साल 2022 के लिए इसकी थीम ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भूपेन हजारिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, वे असमिया भाषा के गीतकार, संगीतकार, गायक, फिल्म निर्माता और लेखक थे। दूसरा, तमाम विवादों के कारण इन्हें भारत रत्न नहीं दिया जा सका। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन एक सत्य है, कथन दो गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। प्रसिद्ध गायक, गीत और संगीतकार भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक थे। इसके अलावा वे असमिया भाषा के कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे और जाने माने जानकार भी रहे थे। वे भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार थे जो अपने गीत खुद लिखते थे, खुद ही संगीतबद्ध करते थे और खुद ही गाते भी थे। उन्हें दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम जीवित सांस्कृतिक दूतों में से एक माना जाता है। उन्होंने कविता लेखन, पत्रकारिता, गायन, फिल्म निर्माण आदि अनेक क्षेत्रों में काम किया। भारत रत्न से सम्मानित इस विभूति का 5 नवंबर 2011 को निधन हो गया। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन चुनना है। विकल्प हैं ए पूर्वी आर्थिक मंच यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की स्थापना साल 2015 में रूस द्वारा किया गया था। बी इस मंच को रूस के सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। सी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए भारत ने साल 2019 में अपनी एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी। अथवा ऑप्शन डी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में आयोजित 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम यानी पूर्वी आर्थिक मंच को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। व्लादिवोस्तोक में न कि मॉस्को में आयोजित 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आर्कटिक क्षेत्रों में रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि साल 2019 में भारत ने अपनी एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी। इस नीति की घोषणा के बाद रूस के सुदूर पूर्व के साथ भारत का सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ा है। बता दें कि पूर्वी आर्थिक मंच की शुरुआत साल 2015 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पहल पर किया गया था। इस मंच को रूस के सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस फोरम का लक्ष्य रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता के मद्देनजर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना
और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करना है। इसका आयोजन हर साल रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में किया जाता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में किस भारतीय राजनीतिज्ञ ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार लेने से मना कर दिया? विकल्प हैं ए अमित जोगी, बी के शैलजा, सी तेजस्वी यादव अथवा डी जितिन प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी के शैलजा ने इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को रमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए नामित किया गया था, लेकिन शैलजा ने अपनी राजनीतिक पार्टी की सर्वसम्मत से इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। बता दें कि इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसे साल 1957 में शुरू किया गया था। पुरस्कार की स्थापना के पीछे फिलीपींस सरकार के साथ साथ रॉकफेलर सोसाइटी का भी योगदान है। ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष योगदान दिया हो और दूसरों की उदारतापूर्वक मदद की हो। साल 2008 तक ये पुरस्कार केवल 6 श्रेणियों, सरकारी कामकाज में योगदान, समाज सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के क्षेत्र में काम करने वालों को दिया जाता था। बाद में इसमें एक और श्रेणी, उभरते नेता की श्रेणी जोड़ी गई। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।